उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी जल्द ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने वाली है। उत्तराखंड क्या बदलने वाला है, इस पर TV9 ने उत्तराखंड के सीएम से बात की है। पुष्कर सिंह धामी से निशांत चतुर्वेदी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो इस वक्त मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कौन खड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो कि बहुत व्यस्त हैं आज, और मुझे लगता है आने वाले समय बहुत व्यस्त रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनके पास है यूसीसी को लेकर। लेकिन ये इनका घर है, बगल में कैंटोनमेंट है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बीच में हम यहाँ पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ यूसीसी लागू होगा? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, और ये जो आम चुनाव 2022 में हुआ था, उस चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पंथ के लोग, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने ये कारण गिनाए थे कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है जी, और सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं बेटा है, बेटी है, कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देश के अंदर दे रहे हैं। तो इस प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया। मतलब आप कहते हैं कि आपने ये पॉइंट रखा था, उन्होंने आपको वोट दिया, इसका मतलब है उसमें मोहर लग गई। निश्चित रूप से देखिए, अगर वो हमको क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में अभी यूसीसी की जरूरत है? देखिए, हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसकी शुरुआत की है, क्योंकि उत्तराखंड धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का एक केंद्र है, और पूरे विश्व के अंदर ये धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक राजधानी के रूप में है, देश की ही नहीं बल्कि विश्व की। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था सब, और सबके लिए, रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हमने क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं तो ये पूरे देश के लिए, बल्कि केंद्र के लिए एक केस स्टडी बन जाएगी कि पहले राज्य में एक टेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या होगा? देखिए, देवभूमि में जो होता है वो सब देवों की इच्छा से भी होता है, और ये अच्छा काम है। ये हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके लिए एक समान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो निश्चित रूप से हम किसी को परेशान करने के लिए, किसी के हितों को अहित में बदलने के लिए, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा तो है कि भाई सबका संतुष्टिकरण भी हो, सशक्तिकरण भी हो। आप जब सबका साथ की बात कर रहे हैं, अच्छा काम बता रहे हैं, तो हम देखते हैं कि विपक्ष इसको लेकर बड़ा तनाव में है, बहुत टेंशन में है। उनको ये लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए, जिन्होंने हमेशा देश के अंदर तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने केवल वोटों के लिए राजनीति की है, वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? जो लोग भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और संविधान की जो अनुच्छेद 44 है, उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है कि राज्य इसको समय समय पर अपने यहाँ पर तो फिर लागू कर सकते हैं। क्या ये फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, डर क्रिएट किया जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का अहित होने वाला है। और जो भारत का संविधान बनाने वाले लोग थे, वो बहुत विद्वान लोग थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उसके समिति के अध्यक्ष थे। और अब भी जो हमने कमेटी बनाई है, वह भी कमेटी भी जो हमारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई जी, उनकी अध्यक्षता में बनी है, और 2,35,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं इस कमेटी को, और अनेक संगठनों ने अपने विचार दिए हैं, सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, स्टेक होल्डर्स ने, सबने अपनी अपनी बात रखी है। इसलिए किसी को संकित होने की बात नहीं। कुछ लोग, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब आप लोग इसमें इतनी क्लैरिटी के साथ सबका साथ की इसमें बात कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि इसमें सबका भला होगा, तो फिर विपक्ष ये क्यों दिखा रहा है कि ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति है? 2024 से पहले एक तरीके से आप डिवाइड कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जब देश के अंदर धारा 370 की बात होती थी, तो हमेशा यही डर दिखाता था कि बहुत इसका विरोध होगा,
बहुत इससे उत्पात मचेगा, बहुत लोगों के जो है हित अहित में बदलेंगे। लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई। आज देखिए कश्मीर के अंदर अमन चैन शांति हो गई और देश के अंदर एक कानून लागू हो गया। देश का एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान जो हम कहते थे होना चाहिए, वो कश्मीर के अंदर हो गया। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता भी बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड रही है और मुझे खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस काम को जो है सबसे पहले यहाँ शुरू करवाया है। ओवैसी जी भी इस पे बयान दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि डर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। देखिए, जो लोग अपनी, जिनको लगता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए और सबके आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ आएगी, तो जो लोग छोटे उसकी राजनीति करते हैं, छोटे छोटे विभाजन करके लोगों को कहीं ना कहीं उकसाने का काम करते हैं, अपने पक्ष में करने का काम करते हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा एक समग्र के लिए काम हो रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल बड़ा प्रैक्टिकल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपका भी मैंने देखा सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहता है। अब वो लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय के, वो कह रहे हैं कि देखिए हमें पता नहीं है, हो सकता है कि हमें धोती कुर्ता एक यूनिफॉर्म पहननी पड़े। वो मीम्स, अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं कम्युनिकेट किया जा रहा है कि ये है क्या। आपको नहीं लगता एक चिंता का विषय? नहीं, ये ज़रूर है। देखिए, ये कुछ दिनों की बात है, जब हमारा ये ड्राफ्ट कंप्लीट होकर आ जाएगा तो लोगों के भ्रम दूर हो जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोगों में शंका पैदा की जा रही है या इस प्रकार की बातें, कैसे उनको बताया जाएगा, कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा? ऐसा तो नहीं कि एक दिन जैसे डिसाइड कर लिया कि सब चेंज हो जाएगा। नहीं, ड्राफ्ट आ जाएगा और ड्राफ्ट आने के बाद स्वतः ही सबको मालूम पड़ जाएगा कि कहीं इस प्रकार की बातें नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, नए कानून में क्या क्या नए नियम होंगे? क्या कुछ अभी आपके ड्राफ्ट में कुछ ऐसा? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। जब तक ड्राफ्ट नहीं मिलेगा, तो ड्राफ्ट आने के बाद, चूँकि ड्राफ्ट बनाने वाले लोग बहुत विद्वान लोग हैं और बड़े, उन्होंने लाखों लाख लोगों से बात की है, सबके विचार लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी, स्टेक होल्डर से भी बात की है, धार्मिक संगठनों के लोग भी, अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की है, अलग अलग समुदाय के लोगों से बात की है, विभिन्न स्थानों पर कमेटी गई है, सबके विचार लिए हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब हम लोग जैसे हम लोग सर्वे करते हैं, हम लोग सैंपल साइज का जिक्र करते हैं, आप लोगों का जब ये हुआ तो शायद 2.5 लाख के आसपास आप लोगों को लिखित में सुझाव मिले? हाँ, 2.5 लाख। तो आपको लगता है कि वो 2.5 लाख प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं, कमेटी ने बहुत काम किया है जी। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और कमेटी बहुत स्थानों पर गई है। उनका ड्राफ्ट आएगा और उसके बाद जो है हम भी उसका आकलन करेंगे। एक चीज़ हमें क्योंकि देखिए आप इसमें फर्स्ट मूवर हैं, आप लोग जो कर रहे हैं वो वाकई में शायद पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बहु विवाह पर रोक, तलाक में पति पत्नी को समान अधिकार, विरासत में बेटे बेटी को समान अधिकार, क्या ये सारे बदलाव होते हुए देखेंगे आपको? निशान जी, ये चूंकि एक बार ड्राफ्ट आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, आप उसकी टेक्निकलिटीज उसी के बारे में बात करेंगे। ड्राफ्ट के आने के बाद जो है, और किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुत किसी के हितों पर कुठाराघात किया जाएगा। मैंने कहा कि सबके सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा है। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर मैं उसी समुदाय की बात करता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, उनके अपने रूल्स हैं, ओवरऑल अलग रूल्स हैं, इन सबको ब्लेंड कैसे कर पाएंगे आप और सबको कैसे खुश रख पाएंगे? खासकर ये देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों में थोड़े से आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, वो मैं उस पर बाद में आऊँगा। नहीं, देखिए, एक बार ड्राफ्ट आएगा तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अधिकांश लोग जो है उसको मान रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर तो सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। केंद्र में जो हम देख रहे हैं, लॉ कमीशन हर धर्म के लोगों से राय ले रहा है। क्या आपने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से राय ली है? उत्तराखंड के अंदर हमने सभी धार्मिक, जो कमेटी है हमारी, सभी धार्मिक संगठनों के और सामाजिक संगठनों के लोगों से बात की है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब इस विषय से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपसे 2 चीज़ें समझना चाहूँगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही हम उत्तराखंड में आए, हमने देखा यहाँ पर बड़ी चर्चा हो रही है लैंड जिहाद, या आपने एक शब्द बताया भूमि जिहाद, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग शायद बीच में महापंचायत भी करने के मूड में थे, फिर आपसे मुलाकात हुई, शांत हो गए। क्या चक्कर है? ये तो देवभूमि है, शांति की प्रिय जगह है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति भी यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन बीच बीच में हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, नाम बदल कर उनको ऐसी मनगढ़ंत बातें बताकर, बहलाकर, फुसलाकर
तमाम तरीके से एक तरह से छल प्रपंच भी हुआ है। तो हमने कहा कि इस पर तो हम सख्ती से काम करेंगे, क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने को किसी का अधिकार नहीं देते हैं। उस पर हम सख्ती से काम करेंगे, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था भी अपने हाथ में कोई ना ले, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और दूसरी बात आपने कहा लैंड जिहाद, बहुत बड़े हमारी जो सरकारी ज़मीनें हैं, वन विभाग की ज़मीन है, राजस्व विभाग की ज़मीन है, इरिगेशन की ज़मीन है, उन सब पर बहुत बड़े स्तर पर कब्जे थे, अतिक्रमण था। उनको हटाने का हमने अभियान लिया है। 2700 एकड़ ज़मीन अभी तक जो है उस कब्जे से मुक्त करवाई है। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब चीज़ें नहीं ऑब्जर्व की गई, इंक्रोचमेंट जब चल रहा था, और बताया जा रहा है कि खाली मज़ारों को टारगेट किया गया। नहीं, किसी ऐसा नहीं है। अतिक्रमण जहाँ भी था सबको कहा गया कि जिन्होंने भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है वो अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें। बहुत लोगों ने हटाया भी, जिन्होंने नहीं हटाया तो कानूनी रूप से जो हटाने का काम है वो किया गया। नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके कांग्रेस में यहाँ पे बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि दोई वाला जो जगह वहाँ पर देवी का मंदिर है फॉरेस्ट लैंड पर, आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। मैं नहीं कह रहा कि कार्रवाई करें, लेकिन वो एक एग्जाम्पल ऐसे साइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के मज़ारों को टारगेट। नहीं, देखिए, जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है, और कांग्रेस के लोगों को हमेशा जो है वही तुष्टीकरण दिखाई देता है। इसमें भी इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो केवल ये तो जो है जहाँ पर कब्जा है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाने की बात है। उसमें तो उनको भी समर्थन करना चाहिए। क्या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के पार्टी के लोग कह सकते हैं कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करना ठीक काम है? उसको वैध कैसे ठहराया जा सकता है? हमने देखा पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, लोग छोड़ के जाने लग गए, हालांकि आपने सिचुएशन को कंटेन किया। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, एक घटना हुई थी पुरोला में। वो घटना के रिएक्शन में वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हुई, लेकिन हमने वहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। किसी को कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार भी नहीं दिया। हमने कहा कि जो है कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेगा। अलबत्ता अगर किन्हीं लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का छल प्रपंच किया है तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। और वहाँ पर भी किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, किसी प्रकार की आगजनी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। आखिरी 3 सवाल। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि जोशीमठ के बाद अब एक मस्तादी गांव जो है वहाँ पर भी क्रैक्स आ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। ये कैसे निपटेंगे आप इस सबसे? देखिए, एक हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। और देखिए, ऐसा है कि हमको प्रत्येक वर्ष जो है आपदाओं से हर साल जो है जूझना पड़ता है। ये हमारे हिमालय की एक विडंबना भी है। कभी आपदा केदारनाथ की आती है, कभी रेणी में आपदा आती है, कभी बरनाव पर्वत आ जाता है, कभी धारचूला में एल धारा में आ जाता है, कभी दारमा वैली में आ जाता है, कभी नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, अभी पिछले साल टिहरी में और देहरादून में, पौड़ी में। ऐसे समय समय पर आपदाएं हमारे को सामना करना पड़ता है। पिछले साल हम जोशीमठ की आपदा से जूझे हैं। जी। और कभी भी बरसात के समय में और सामान्य दिनों में भी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम अब चूँकि एक सभी शहरों की जो बियरिंग कैपेसिटी है उसका आकलन कर रहे हैं, और जहाँ भी बियरिंग कैपेसिटी पूरी हो गई है वहाँ पर हम मानकों को बदलेंगे और कड़ाई से उसको रोकेंगे। विकास भी होना चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। एक तो जो 4 धाम की यात्रा है उसमें नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मैंने देखा नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे लोग दर्शन करने आ रहे हैं। थोड़ा इस तरफ मुड़ेंगे। और इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है ये सब चीज़ों को? नहीं, 4 धाम यात्रा के लिए हमने इस साल जो यात्रा शुरू अभी चल रही है उस यात्रा में हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और पिछले साल की यात्रा समाप्त हुई और नई यात्रा की हमने तैयारी शुरू कर दी थी। उसका परिणाम हुआ कि अभी तक 33 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और पिछले साल 47 लाख लोग थे, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। नीम करोली बाबा के भी बहुत नीम करोली बाबा में भी जो है भक्तों का अंबार लगा है। वहाँ पे मैंने सुना है पार्किंग काफ़ी सी नहीं, वहाँ पर हमने एक पार्किंग बना दी है, और जल्दी हम राती घाट से लेकर सैनिटेरियम तक एक नया बाईपास भी वहाँ बना रहे हैं। क्योंकि एक दिन में वहाँ 5 लाख से 10 लाख जो है श्रद्धालु आते हैं। लाखों की संख्या में बाबा के भक्तों की वहाँ पर आमद होती है, तो उनको कोई परेशानी ना हो, जाम से न जूझना पड़े, पार्किंग की समस्या से न जूझना पड़े, उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड आने वाले, चाहे वो नीम करोली बाबा के भक्त हों, चाहे पूर्णागिरी मैया के भक्त हों, चाहे वो बाबा जागेश्वर के भक्त हों, हाट कालिका मैया के हों, आदि कैलाश जाने वाले हों, या 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोग हों, हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे तुंगनाथ, अनेकों स्थानों पर
जो भी यात्री आते हैं उन यात्रियों को यात्रा उनकी अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और भगवान उनकी मनोकामना साथ में पूरी करे, वो भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आखिरी सवाल मेरा है, कैलाश पर्वत के दर्शन अब उत्तराखंड से हो पाएंगे, ये खबर हम सभी को बड़ी रोचक लगी। मैंने तो अपने फिक्र आपकी के शो में इसको बकायदा दिखाया भी बहुत अच्छे तरीके से रात के 9 बजे। ये कब तक आम लोगों के लिए खुलेगा, ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने केदार बाबा की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले 5 नवंबर 2021 को कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द अनायास ही नहीं निकले, वो शिव रूपी शब्द थे, क्योंकि शिव स्थान पर और बाबा शिव के जो है बहुत बड़े भक्त हैं, वो बाबा केदार के भी भक्त हैं और उनके शब्द निकले और वो साकार हो रहे हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा हमारी इतनी बड़ी संख्या में हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। कांवड़ यात्रा रिकॉर्ड हुई पिछले साल की भी, इस साल भी, और पिछले साल की चारधाम यात्रा भी, इस साल की भी, और आने वाले समय में बाबा कैलाश के दर्शन भी वो सड़क मार्ग से होंगे। देखिए जल्दी से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और चूंकि सीमांत क्षेत्र में भी काम चल रहा है, चूंकि बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम होता है और 100 मीटर रोड बनने में भी वहाँ कई महीनों लग जाते हैं, इतने सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि एक विजन और एक दूरदृष्टि के तहत जो है आने वाले समय में हमको नज़दीक से बाबा कैलाश के भी दर्शन होंगे। एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, एक आखिरी सवाल है, चीन को लेकर कितना अलर्ट है उत्तराखंड? देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और जहाँ सेना के लोग, अर्धसैनिक बलों के लोग इस काम को करते हैं, वहीं उत्तराखंड के जो सीमाओं पर रहने वाले लोग हैं वह भी देश के प्रहरी हैं, वह भी देश के रक्षक हैं, वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए यहाँ पर सब लोग अलर्ट हैं। यहाँ के लोगों ने हर स्थिति और हर परिस्थिति को देखा है। यहाँ राष्ट्रभक्त लोग भी हैं और राम भक्त भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।